दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम दीपक सिंह तोमर है और आज का जो मैं ये वीडियो बनाया है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि हमें किसी भी बैंक के एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से निजी क्षेत्र, प्राइवेट क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, सैलरीज़ वग़ैरह बहुत कम है और लॉकडाउन में सैलरी की कटौती भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इस वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट नौकरीज़ की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो इस कारण से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम कम से कम समय में, कम से कम एफर्ट में बैंक की तैयारी कैसे कर सकें, इसी के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊँगा। और आज चूँकि बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पे, लेकिन होता है कि वहाँ ऐसे लोग होते हैं जो जिन्होंने खुद कभी एग्ज़ाम नहीं दिया होता, वो लोग भी आज वीडियो बना रहे हैं। या कभी जीवन में 5-6 महीने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ली और पता लगता है कि सेल्फ पार्ट टाइम में वो लोग पार्ट टाइम यूट्यूबर हैं या कुछ अलग काम कर रहे हैं, उनका कोई कंपटीशन से लेना देना नहीं है, वो लोग भी आजकल वीडियो बना रहे हैं और उस पे भी उनके लाखों व्यूज़ आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मैंने खुद बैंक के 10 से 12 एग्ज़ाम दिए हैं, जिसमें 3 से 4 बार मैंने रिटन एग्ज़ाम निकाले हुए हैं। 2 बार एसबीआई बैंक पीओ का एग्ज़ाम निकाला हुआ है, 2 बार मैंने क्लर्क का रिटन एग्ज़ाम निकाला हुआ है और 3 से 4 बार ऐसा हुआ जब मैं काफ़ी क्लोज़ जा कर के रहा हुआ हूँ 1 नंबर, 2 नंबर से बैंक के एग्ज़ाम्स में। तो मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, आप लोग देखते जाइए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बैंक के एग्ज़ाम के अंदर देने के लिए सबसे पहले आपको काम ये करना है कि जो आपके बैंक के एग्ज़ाम का सिलेबस है, उसको मेहरबानी करके 4 से 5 बार उस सिलेबस को रिवाइज़ कीजिए। जब तक आपके एग्ज़ाम का सिलेबस आप 4 से 5 बार नहीं पूरा सिलेबस रिवाइज़ कर लेते हैं, तब तक बैंक के एग्ज़ाम का फॉर्म मत भरिए। फॉर्म भरना पूरी तरह से आपका फॉर्म भरना बेकार है, आपका समय भी बेकार है। 4 से 5 बार आपका पूरा सिलेबस आपको कवर करना है। दूसरी बात बात नंबर 2 ये है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं जिस भी साल में, तो आप कम से कम अपने आपको 8 से 9 महीने का टाइम दीजिए। 8 से 9 महीने का टाइम इसलिए दीजिए क्योंकि बैंक का जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा सिलेबस है, काफ़ी वास्ट सिलेबस है। वो जो आपका सिलेबस है उसमें देखिए मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, बैंकिंग अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स है और स्टैटिक जीके है। मैथ्स में भी ऐसा नहीं कि आपने 10-12 एक्सरसाइज कर ली, जी नहीं। कम से कम आपको 15 से 20 एक्सरसाइज मैथ्स में करनी होगी, 15 से 20 एक्सरसाइज वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग करनी होगी। इंग्लिश में आपको पहले पूरी वोकैब तैयार करनी होगी, ग्रामर तैयार करनी होगी। उसके बाद इंग्लिश के कुछ एडवांस टॉपिक होते हैं, उन टॉपिकों पे जाना पड़ता है। बैंकिंग अवेयरनेस पढ़नी पड़ती है, 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से 8 से 9 महीने पहले आप डिसाइड कीजिए कि मुझे एग्ज़ाम देना है, और या साल भर पहले, और आराम से साल भर तैयारी कीजिए। उसके बाद आप जाइए एग्ज़ाम दीजिए, 101% आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा और आपको बैंक में जॉब मिल जाएगी। फिर तीसरी बात आते हैं, तीसरी बात ये है कि भाई अच्छे कोचिंग सेंटर्स का क्या रोल होता है बैंक के एग्जाम। देखिए दोस्तों, अच्छा कोचिंग सेंटर होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आज ऐसा ज़माना नहीं है, अगर मान लीजिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन करना है, तो आप वहाँ बैठ करके पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाने नहीं बैठेंगे आजकल। इतना हमारे पास बैंक के एग्ज़ाम में इतना समय नहीं होता है आजकल, इसीलिए आजकल ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो आपको काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छी तैयारी कराते हैं। जैसे मैं कुछ टीचर्स बता सकता हूँ, जैसे कि मैथ्स के अंदर आप मोहित गोयल सर ले लीजिए। एक मैथ्स के अंदर काफ़ी अच्छे टीचर हैं, उनकी वीडियोस वगैरह काफ़ी यूट्यूब पे भी है। और भी बहुत सारे अच्छे चैनल हैं जो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा बैंकर्स अड्डा है, महिंद्रा गुरु है, ये लोग काफ़ी अच्छे चैनल्स हैं। इनका पेड मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं जो आपको काफ़ी चीज़ें बताई जाती हैं यहाँ पे। और मेरे हिसाब से एट ए टाइम बैंकर्स अड्डा सबसे, अड्डा 24/7, बैंकर्स अड्डा हो गया, ये लोग काफ़ी अच्छे कंटेंट, इनकी जो कोचिंग है बहुत अच्छी कोचिंग है। मैं कहूँगा कि आज इंडिया में इस टाइम पर। फिर अपन आते हैं कि भाई आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे आप टैकल करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैथ्स के अंदर, मैथ्स में अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हैं, बहुत कमज़ोर हैं, कभी जीवन में मैथ्स नहीं पढ़ी है, तो आपको सबसे पहले क्लास 4 से 8 तक की, 9 तक की मैथ्स एक कॉपी रजिस्टर मेंटेन कीजिए। उसमें सारे क्वेश्चंस और वो जितने भी गोल्डन रूल्स हैं उन सब रूल्स को आप नोट डाउन कर लीजिए और आपको बेसिक एनसीईआरटी का यूज़ कीजिए। फिर वो होने के बाद आपको आना है मैथ्स के अंदर, एक रामनिवास मथुरिया नाम की बुक आती है सुनीता पब्लिकेशंस की। ये एक ऐसी बुक है कि मेरे हिसाब से पूरे इंडिया में इससे अच्छी मैथ्स की बुक मिलना मुश्किल है। क्यों? कारण ये है कि एक तो बुक की प्राइस कम है, दूसरी बुक का जो कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा है। बुक में बिल्कुल जीरो से क्वेश्चन स्टार्ट किए गए हैं, जीरो लेवल से स्टार्ट करके मिडिल लेवल, फिर हाई लेवल और फिर एडवांस लेवल पे गई है। अगर किसी ने इस बुक को 4 से 5 बार लिया तो उसके कंसेप्ट बिल्डअप होंगे। आप समझ रहे हैं? जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई मुझे यहाँ से उदयपुर जाने में 5 घंटे का समय लगता है, तो उदयपुर से वापस भीलवाड़ा आने में मुझे
कितने घंटे का समय लगेगा, तो वहाँ फॉर्मूला थोड़ी लगाऊंगा। वहाँ बहुत से बुकों में 2xy/x+y देते हैं। ये चीज़ें नहीं करनी है, अपने को कंसेप्ट को समझना है, क्वेश्चन की डिमांड को समझना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में मिलेगी। दूसरी बात, ये बुक अगर आपने 5 से 6 बार कर लिया, फिर आप आइए RS अग्रवाल पे। RS अग्रवाल की जो बुक है, उस RS अग्रवाल की बुक की खासियत क्या है, बुक में क्वेश्चंस काफ़ी एडवांस लेवल पे हैं, तो आप RS अग्रवाल की बुक का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको RS अग्रवाल, और RS अग्रवाल की जो बुक है वो आपको हिंदी वाली बुक ही प्रीफर करें अगर आप इंग्लिश में उतने कंफर्टेबल नहीं हैं, क्योंकि आपका मैथ्स के अंदर क्वेश्चंस का समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप लोग हिंदी वाली RS अग्रवाल, अगर आपको हिंदी में अच्छी लगती है और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है, तो इंग्लिश वाली RS अग्रवाल का बुक लाएं। उसी तरह रीजनिंग के अंदर भी मैं यही कहूँगा कि कम से कम रीजनिंग में भी आपको स्टार्टिंग में रामनिवास मथुरिया की रीजनिंग की बुक आती है। उसके अलावा आप अरिहंत पब्लिकेशन की किरण की रीजनिंग की बुक आती है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आप इन बुकों का यूज़ करें, और कम से कम हर यूनिट के 200-200 क्वेश्चंस आपको हर टॉपिक के लगाने ही हैं, 200-300 क्वेश्चन। कारण क्या है? कारण ये है कि बैंक के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, काफ़ी उनकी जो नेचर होती है, काफ़ी हर बार डायनेमिक नेचर होती है। हर बार क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज होता है, कुछ नया ऐड होता है। तो आपको 200 से 300 क्वेश्चन अगर आपने एक टॉपिक पर लगा लिए हैं, तो उसके बाद आपको वो टॉपिक देखने की वापस ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैथ्स रीजनिंग करने के बाद, रीजनिंग में भी RS अग्रवाल ही है आखिरी पर। स्टार्टिंग में आप इजी बुक्स से कीजिए, रामनिवास मुदलिया हो गई, अरिहंत हो गई, US शेखावत की बुक हो गई, और भी काफ़ी सारे पब्लिशर्स की अच्छी अच्छी बुकें आती है। मैं एक वीडियो अलग से और बना दूंगा कि बैंकिंग के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको प्रीफर करनी चाहिए। आप उसके लिए कमेंट कीजिए और बताइएगा कि और किस चीज़ पर आप वीडियो चाहते हैं। फिर मैं आता हूँ दोस्तों कि भाई इंग्लिश कैसे तैयार करें। देखिए, बैंकिंग की इंग्लिश बहुत बड़ा रोल है इंग्लिश का। एटमोस्ट मैं कहूँ कि 90% स्टूडेंट फेल होते हैं, वो इंग्लिश की वजह से ही फेल होते हैं बैंक के एग्जाम में। तो इंग्लिश में सबसे पहले आपको वोकेब तैयार करनी होगी, और जो आपकी वोकेब तैयार होगी वो आप तैयार करोगे द हिंदू से। वोकेब तैयार करोगे आप द हिंदू से तैयार करोगे। उसके अलावा फिर आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उनसे आप अपना वोकेब तैयार कीजिए। वोकेब में मतलब सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, फ्रेजल, इडियम फ्रेजेस, ये होती है। फिर उसके बाद आप आइए कि 6 से 12 तक की आप ग्रामर तैयार कीजिए, उससे आपका बेस तैयार होगा। और उसके बाद आप आइए कि भाई ग्रामर, इतना सब तैयार करने के बाद आपको आना होगा थोड़ा सा एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल पे मतलब है कि भाई देखिए, आज इंडिया में जितनी भी इंग्लिश ग्रामर की बुक्स चल रही है वो अपने आप में बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। थर्ड बैंक के लिए तो है ही नहीं, मैं कह रहा हूँ। उनसे आप SSC वगैरह के, या जो आपके लोकल एग्जाम्स होते हैं हर स्टेट में, जैसे पटवारी, क्लर्क, ग्राम सेवक, जो भी लोकल लेवल पे एग्जाम होते हैं, उनके लिए वो बुकें सफिशिएंट है। जैसे कि लुसेंट की बुक बढ़िया, आप चाहे तो लुसेंट की बुक पढ़ सकते हैं इंग्लिश ग्रामर की। वारेन मार्टिन की बुक पढ़ सकते हैं, 6 से 12 तक की ग्रामर की बुक। पर इतना करने के बाद भी आपको बैंक के अंदर कोई श्योरिटी नहीं है। बैंक के अंदर आपको जाना पड़ेगा इंग्लिश के लिए, स्पेशलाइजेशन कोचिंग के नोट्स यूज़ करने पड़ेंगे, या किसी एक्सपर्ट से कोचिंग लेनी पड़ेगी जिसने बैंक का एग्ज़ाम क्रैक कर रखा है, उसके बाद प्रॉपर रजिस्टर वगैरह मेंटेन है, नोट्स है। कारण ये है कि बैंक में बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं, जैसे पैरा जंबल हो गए, क्लोज टेस्ट हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया। ये टॉपिक्स हर कोई नहीं करा सकता, कोचिंग वाले, हर कोई कोचिंग वाला भी नहीं करा सकता, और कोई बुक नहीं करा सकती। इन टॉपिक्स को जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वही आपको तैयार करा सकता है। सबसे पहले आपको वोकैब तैयार करना है, ग्रामर तैयार करनी है। ग्रामर के लिए आप 6 to 12 तक की ग्रामर लुसेंट और वरेन मार्टिन अच्छे से करने के बाद, यहाँ से करने के बाद मैं बताऊंगा कि अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट किसी कोचिंग एक्सपर्ट की मदद लीजिए। जैसे मैं कुछ अच्छे कोचिंग एक्सपर्ट बता रहा हूँ, जैसे पैरामाउंट हो गई, उत्कर्ष क्लासेस हो गई, जोधपुर बहुत अच्छा संस्थान है। आप वहाँ से इंग्लिश में अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आप उनकी हेल्प लीजिए, उनका ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। बैंकर्स अड्डा, अड्डा 24/7 हो गया, महिंद्रा गुरु हो गया। इसके अलावा और भी कोई अच्छा एक्सपर्ट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो, या कोई ऐसा बंदा हो जिसने एग्ज़ाम क्रैक कर रखा हो, इंग्लिश में उसकी स्पेशलिटी हो, तो आप उससे संपर्क करके इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं। अब अंत में मैं वीडियो को कुछ 3-4 बातों को बता करके आपको अपने वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। सबसे पहले देखिए, बैंक के एग्जाम में कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है जिनसे हमें बचना है। पहली कि बैंक के एग्जाम में प्लीज किसी भी हालत में आपको बैंक के एग्जाम में तुक्केबाजी नहीं करनी है। तुक्केबाजी का मतलब कि भाई 2 ऑप्शन गलत हो रहे हैं तो मैं दो दो मेरे सही हो सकते हैं, नहीं लगाएं। क्योंकि बैंक के एग्जाम में सब बहुत बड़ा नुकसान होता है, एक एक नंबर, आधे आधे नंबर से लोग फेल होते हैं। उसका कारण ही हमारी तुक्केबाजी होती है। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको नहीं छेड़ें, नहीं लगाने, नेगेटिव मार्किंग से बचना है, एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। दूसरा, हर सब्जेक्ट पे आपको बराबर फोकस करना है। आपको दिन में डेली जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो पेयर में कीजिए। मतलब आज आपने मैथ्स उठा ली, साथ में इंग्लिश उठा लीजिए, करंट अफेयर्स उठा लीजिए, अगले दिन आप मैथ्स उठा लीजिए, फिर आप इंग्लिश उठा लीजिए,
और साथ में आप स्टैटिक जीके उठा लीजिए। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो, और डेली 6-7 घंटे 8 घंटे आपको निकालने हैं। फिर है कि जो मैथ्स के आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो आप प्रॉपर तरीके से कीजिए, रटिए मत। फॉर्मूले और ट्रिक का कम से कम यूज़ कीजिए, क्योंकि फॉर्मूले और ट्रिक आपको एग्जाम तक याद नहीं रहेंगे। बैंकिंग का सीधा सा कंसेप्ट यही है कि क्वेश्चंस आप ऑन डिमांड क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन कैसा आपको समझ में आ रहा है, आपका माइंड कैसे उस पर रिएक्ट कर रहा है, उस आधार पर ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर है कि भाई एग्जाम से पहले आपको कम से कम 15 से 20 फुल्ली सॉल्व मॉडल पेपर करके जाने हैं। लेकिन मॉडल पेपर करने का फायदा तभी होगा जब आपने पूरा सिलेबस 5-6 बार रिवाइज कर रखा है। फिर इसके अलावा एक आखिरी बात मैं ये और कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जो हर यूनिट है, हर यूनिट से 200 से 300 क्वेश्चन जरूर करें। और इतना सब करने के बाद आप आराम से बैंक का एग्ज़ाम दीजिए, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल आसानी से क्रैक हो जाएगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।